तुम मुझे पसंद हो, तुम्हारा माइंड कितना क्लियर और डिटरमाइंड है। इसके अलावा तुम एक बार जो सोच लेती हो, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, तुम वो पूरा करके ही रहती हो। मैं ऐसा कुछ करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाऊंगी, रिमझिम ने कहा। ठीक है, फिर अब जब तुम इस मैटर को अकेले ही हैंडल करना चाहती हो, तो आने वाले रिजल्ट्स तक मैं, मेहर और नितिका कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन रिजल्ट्स के आ जाने के बाद तुम हमें नहीं रोकोगी, ठीक है? कृतिका ने रिमझिम को उसके लिए परेशान होने के कारण थैंक्स कहा और फिर फोन काट दिया। कृतिका, अब हम क्या करेंगे? बेचैन होते हुए कल्पेश ने उससे सवाल किया। कृतिका ने उसकी बात का जवाब दिए बगैर शांति से अपने ऑफिशियल ट्विटर पेज को ओपन किया और वहां एक पोस्ट टाइप करने लगी। हमारी मूवी को थिएटर्स में प्राइम एयरिंग स्लॉट सिर्फ इसलिए मिले हैं क्योंकि सिनेमा ऑपरेटर्स को लगता है कि हमारी फिल्म बैटल ऑफ इंद्रावत से बेहतर है। किस फिल्म को कितना स्क्रीन टाइम देना है और कौन कौन से स्लॉट में दिखाना है, ये हमेशा थिएटर वाले ही डिसाइड करते हैं। क्या प्राइम टाइम स्लॉट हासिल करना डायरेक्टर मिलन का बर्थ राइट है? ऐसा पहली बार हुआ है जब उसकी किसी फिल्म को प्राइम स्लॉट हासिल नहीं हो पाया, बस पहली बार। और इतने में ही वो अपनी कॉम्पिटिटिव फिल्म को, उसमें काम करने वाली एक्ट्रेस को, उसके डायरेक्टर को क्रिटिसाइज करने लग गए, ये कहते हुए कि इंडस्ट्री करप्ट है और उनके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। अगर बस एक बार आपकी फिल्म को प्राइम टाइम स्लॉट नहीं दिया जाने से इंडस्ट्री गलत हो गई और आपके साथ गलत किया जाने लगा, तो आज से पहले आपकी बाकी सभी फिल्में जिन्हें प्राइम स्लॉट दी गई थी और उसके साथ रिलीज हुई जिन फिल्मों को प्राइम स्लॉट नहीं दिया गया, क्या उनके साथ गलत नहीं हुआ? रही बात मिस्टर साइको की खराब होने की, तो मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे थिएटर जाकर फिल्म को देखें। अगर आपको फिल्म पसंद नहीं आती है तो हमारी फिल्म की रेटिंग अपने आप गिरने लगेगी और इसी के साथ फिल्म को दिया गया प्राइम टाइम स्लॉट भी कम कर दिया जाएगा। लेकिन ये सब बस ऑडियंस के रिएक्शन पर डिपेंड करता है। कृतिका ने फिर से कोई पोस्ट ट्विटर पर किया है। बैटल ऑफ इंद्रावत की टीम में से किसी ने कहा। कृतिका की उस स्ट्रॉन्ग पोस्ट को पढ़ मिलन गुस्से से आग बबूला हो उठा। ये बेहुदा लड़की, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में कुछ भी कहने की? लेकिन इससे पहले कि वो खुद कोई ट्वीट करता, उसके पब्लिसिटी हेड ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। मिलन सर, आप इस वक्त उससे बहस नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो इससे उसी का फायदा होगा और वो अपनी फिल्म को और भी ज्यादा प्रमोट कर पाएगी। तो फिर मैं क्या करूं? और ऐसे चुपचाप रहकर उसे तमाशा करते हुए देखूं? मिलन अपने पब्लिसिटी हेड पर चीख उठा। लाचार महसूस करते हुए उस पब्लिसिटी हेड ने कहा, कृतिका ने हमारी सबसे बड़ी ताकत को हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया है। अगर हम कुछ नहीं कहते हैं तो लोगों को यही लगेगा कि वो सही कह रही है और हम उसकी बात को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कुछ कहते हैं तो इससे वो फिर से लाइमलाइट में आ जाएगी और अपनी फिल्म को प्रमोट करने का उसे एक और मौका मिल जाएगा। तो चाहे वो कुछ भी करे, हर तरह से फायदा बस कृतिका का ही होने वाला था। आखिर ऐसा कैसे हो गया? ध्यान से इस बारे में सोचने के बाद उन्हें समझ में आया कि वो सब कृतिका के फैलाए जाल में खुद ब खुद फंसने के लिए चले गए थे। शायद शुरुआत से उस लड़की ने ये सब प्लान कर रखा था। उस पल में डायरेक्टर मिलन के पब्लिसिटी हेड को समझ में आया कि कृतिका के अगेंस्ट जाने वाले लोग एक्चुअल में क्या फील करते होंगे। खुद की हार मानने से इनकार करना, लेकिन महसूस करना कि वो सब हेल्पलेस है। मिलन के असिस्टेंट ने उसे खुश करने की कोशिश में कहा, मिलन सर, कृतिका की तरह खुद को नीचे मत गिराइए। अगर आप उससे आर्ग्यू करते हैं तो इससे उसकी इज्जत बढ़ेगी और वो एक अदनी सी लड़की है जो आप जैसी बड़ी शख्सियत का फेस टू फेस सामना कर फेमस होना चाहती है। इसलिए आपका उसे इग्नोर करना ही ठीक रहेगा। पब्लिसिटी टीम के हेड ने भी तुरंत मिलन के असिस्टेंट की बात को सपोर्ट किया। बिल्कुल सही मिलन सर, हमें उसकी किसी भी पोस्ट या किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देना चाहिए। उसकी बातों में फंसकर एक तरह से हम उसकी फिल्म की तरफ लोगों का ध्यान लाने में उसी की मदद कर रहे हैं। वो उन्हें सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर सक्सेस पाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि मिलन उसकी बात मानना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। ठीक है, वो कृतिका से बहस नहीं करेगा, लेकिन वो उसे भूलेगा भी नहीं। इस बार वो उसकी चाल में फंस गया था, लेकिन अगली बार वो उसे अपनी चाल में पूरी तरह फंसाएगा। आखिर में बैटल ऑफ इंद्रावत के ट्विटर पेज से बस एक स्टेटमेंट पोस्ट की गई, अब हम बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स के आने के बाद ही कुछ कहेंगे। उस पोस्ट को देखने के बाद तलबेश ने अपने स्टूडियो में बैठे हुए अपनी छाती को थपथपाया। मेरे दिल की धड़कन तो बढ़ती जा रही है। पहली बार मैं किसी टॉप लेवल के डायरेक्टर के साथ compete करने वाला हूँ। लेकिन कृतिका के लिए कोई नई बात नहीं थी। वो पहले भी फेमस घमंडी लोगों के अगेंस्ट जा चुकी थी। इसलिए भले ही इंटरनेट यूजर्स ने इस ड्रामे के बीच उसे उसे काफी कुछ बुरा भला कहा,
लेकिन आखिर में जो वो चाहती थी वो तो उसने हासिल कर ही लिया। एक स्मॉल ऑडियंस ग्रुप जो सच में कृतिका की फिल्म को देखना चाहते थे, उन्हें छोड़ भी दिया जाए तो भी कृतिका के कई हेटर्स ने उसकी फिल्म मिस्टर साइको के टिकट को खरीदा था। वो उसकी मूवी को शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ इसलिए देखना चाहते थे ताकि जहां भी उन्हें उसकी फिल्म में कमियां नजर आए, वो खुलकर फिल्म की और कृतिका की बुराई कर सके। इस वजह से उसकी फिल्म की प्री बुकिंग बैटल ऑफ इंद्रावत से कहीं ज्यादा हो गई थी। शुक्रवार को कृतिका ने खुद से अपनी फिल्म के 2 टिकट्स को खरीदा ताकि वो थिएटर जाकर निखिल के साथ अपनी फिल्म को ऑडियंस के बीच देख सके। दूसरी तरफ मिलन ने अपनी फिल्म बैटल ऑफ इंद्रावत का प्रीमियर 1 सप्ताह पहले ही कर दिया था ताकि पेड रिव्यू के दम पर वीकेंड में जब उनकी फिल्म थिएटर में रिलीज हो तो लोग उसकी फिल्म देखने जरूर जाएं। वहीं तल्पेश ने सोचा कि चूंकि उसकी फिल्म की फैन बेस कुछ खास बड़ी नहीं है, ना ही वो खुद कोई बड़ा स्टार है, इसलिए उसकी फिल्म को किसी प्रीमियर या फैंसी सेरेमनी की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी आखिर में दोनों फिल्मों के टिकट सेल ही उनकी सक्सेस को तय करने वाले थे। इधर रात की वक्त कृतिका निखिल के साथ ओल्ड ओबेरॉय मैंशन उसके परिवार से मिलने चली गई। वैसे भी वो काफी समय से उन सब से मिली भी नहीं थी। ये पता चलने के बाद कि कृतिका और निखिल देर रात को मूवी देखने के लिए जाने वाले हैं, उर्मिला देवी ने कहा, इतनी रात गए, मैं तो मूवी देखने नहीं जाऊंगी। निखिल ने मेरे लिए कल दिन की 2 टिकट बुक की है। मैं और तुम्हारे दादाजी कल दिन में तुम्हारी मूवी देखने के लिए जाएंगे। ये देखने के बाद कि उर्मिला देवी उसे और उसकी फिल्म को सपोर्ट करने के लिए हॉल जाने वाले थे, कृतिका ने तुरंत उन्हें थैंक्स कहा। कृतिका को काफी प्यार और शांति से बिहेव करता देख जागृति ने उसे ताना मारा। इंटरनेट पर कितना तमाशा हुआ है, तुम्हारी मूवी को अच्छा परफॉर्म करना ही होगा, नहीं तो मुझे स्कूल में काफी शर्मिंदा होना पड़ जाएगा। उसके ऐसा कहते ही निखिल ने गुस्से से उसे घूरा। उसकी मूवी अच्छा परफॉर्म करे या ना करे, इससे तुम्हारा क्या लेना देना। वो सही कह रहा था, कृतिका की मूवी से किसी को कुछ लेना देना चाहिए था तो बस निखिल को। आखिर उसने फिल्म में अच्छा खासा पैसा जो लगाया था। जागृति ने अपना मुंह ऐंठ लिया। पूरे स्कूल में घूम घूम कर ये सबसे कहती रही है कि मैं इसकी बॉयफ्रेंड का भाई हूँ। सब मुझे इसका रिलेटिव समझते हैं। अब आप बताइए, मेरा इसकी फिल्म से कोई लेना देना कैसे नहीं हुआ। उसकी बात सुनते ही निखिल की आंखें चमक उठी। उसने खुशी के साथ धीमी आवाज में कृतिका से सवाल किया, तुमने उन लोगों से क्या कहा। निखिल के गर्व से चमकते चेहरे को देख कृतिका कुछ भी कहने से बचने के बारे में सोचने लगी, लेकिन निखिल के दादा शंभेश्वर भी उसे उसी गर्वीली चमक से देखने लगे। फिर उन्होंने भी सवाल किया, तुमने स्कूल में क्या कहा। हेल्पलेस फील करते हुए कृतिका को आखिर में जवाब देना ही पड़ा। जब निखिल बीमार पड़ा था तो उसने ये बात मुझसे छिपा ली और यही बात बताने के लिए जागृति मेरे पास मेरे क्लास में आया था, जब वो खुद भी लड़कियों के बीच बहुत पॉपुलर हो चुका था और उसे मुझसे बात करता देख उन्हें लगने लगा कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। इसलिए मुझे उन्हें ये बताना पड़ा कि मैं उसके बड़े भाई की गर्लफ्रेंड हूँ, उसकी नहीं, और वो मेरे बॉयफ्रेंड का छोटा भाई है। क्या उन लोगों ने मेरी कृतिका को तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे समझ लिया। निखिल ने भड़क कर जागृति को देखा। तुमने ऐसा होने कैसे दिया। जागृति बेचारा सकपका गया। ऐसा क्यों था कि हर अच्छी चीज में कृतिका की तारीफ की जाती थी और हर गलत चीज का इल्जाम उस पर डाल दिया जाता था। अरे, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कौन क्या सोचता है, इस पर मेरा बस थोड़े ना है। जागृति भी निखिल पर बिफर पड़ा। आगे से स्कूल में तुम हमेशा कृतिका को भाभी कहकर पुकारोगे। निखिल ने तुरंत कड़क आवाज में उसे हिदायत दी, लेकिन जागृति उसकी ये बात मानने को तैयार नहीं था। जब मैंने उसे अपनी भाभी एक्सेप्ट नहीं किया है तो मैं उसे भाभी क्यों कहूंगा। तुम एक्सेप्ट करो या ना करो, इससे किसी को क्या। उर्मिला देवी ने अपनी साड़ी के पल्लू को कमर में बांधते हुए कहा, तुम बेहुदा लड़के, पता है ना कि तुम्हारे भाई को कितनी मुश्किल से एक गर्लफ्रेंड मिली है और अब तुम उसके लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश कर रहे हो। जागृति का सिर ठनका। इस परिवार में ऐसा क्यों है कि ग्रैंड डॉटर इन लॉ को ग्रैंडसन से ज्यादा वैल्यू दी जा रही थी। निखिल तुरंत उर्मिला देवी की साड़ी का पल्लू कसने का मतलब समझ गया और फिर उसने पास ही रखी एक स्टिक उठाकर उन्हें दे दी। जब उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हुआ करती थी तो उसकी दादी उसी छड़ी से उसकी पिटाई किया करती थी। लगता है कि अब उस छड़ी से जागृति की पिटाई होने वाली थी। तुम कृतिका को भाभी बुलाओगे या नहीं। उर्मिला देवी ने वो छड़ी हवा में उठाकर उसे धमकाते हुए कहा, हाँ हाँ दादी माँ, अब से मैं उसे भाभी जरूर बुलाऊंगा। जागृति ने अब तुरंत हक लाते हुए कहा, याद रखना कि स्कूल में भी तुम्हें उसे भाभी ही बुलाना है। आगे से किसी को भी तुम दोनों को लेकर कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। निखिल ने उसे धमकाया। हालांकि कृतिका उम्र में जागृति से 1 साल बड़ी थी, लेकिन जब वे दोनों एक साथ खड़े होते थे तो देखने में लगता था कि दोनों ही सेम एज के हैं। इसके अलावा वो दोनों
जब भी साथ में होते थे तो एक रियल कपल जैसे ही लगते थे। इसी वजह से निखिल लोगों की कृतिका और जागृति के रिश्ते को लेकर हुए कंफ्यूजन को लेकर ज्यादा परेशान हो गया था। यहाँ तक कि कृतिका के क्लासमेट्स भी उसे और जागृति को कपल समझने लगे थे। ये जानकर उसका परेशान होना तो लाजमी था। इसके अलावा निखिल कृतिका से उम्र में अच्छा खासा बड़ा था। अब उसे समझ में आ रहा था कि खुद से उम्र में ज्यादा छोटी गर्लफ्रेंड बनाना क्यों बुरा है। वो कृतिका को लेकर जरूरत से ज्यादा इनसिक्योर फील करने लगा था। चाहे जो भी हो, उसे कुछ तो ऐसा करना ही होगा जिससे कि लोग जब भी उसे कृतिका के साथ देखे तो उन्हें एक कपल समझे। तभी तल्पेश का कॉल कृतिका को आ गया। कृतिका ने उस कॉल को पिक किया। तल्पेश सर, कृतिका, दूसरे सिनेमा ऑपरेटर्स ने मिलन की फिल्म की शो टाइमिंग बढ़ा दी है और हमारे फिल्म की स्क्रीन टाइम को बहुत ज्यादा कम कर दिया है, तल्पेश ने बेचैनी में कहा। कौन से सिनेमा ऑपरेटर्स? कृतिका ने सवाल किया। ओबेरॉय सिनेमा ऑपरेटर्स को छोड़ बाकी सभी, कल्पेश ने कहा। ये सभी मिलकर थिएटर मार्केट का लगभग 50% कवर करते हैं, लगभग ओबेरॉय कॉर्पोरेशन के बराबर। हालांकि वे ओबेरॉय कॉर्पोरेशन की बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने बैटल ऑफ इंद्रावत की शो टाइम हद से ज्यादा बढ़ा दी है। पर डे थिएटर में हमारी फिल्म को डे एंड नाइट मिलाकर बस एक शो दिया गया है, इसका मतलब तुम समझ रही हो? कल्पेश ने आगे गुस्से में कहा। उन्होंने बस नाम के लिए हमें एक शो दिया है, ताकि अगर हम इसे लेकर ऑब्जेक्शन उठाए तो वो हमारा दाव हम ही पर चला सके, कि वो दाव जिसमें हमने कहा था कि किस फिल्म को कितनी स्क्रीन टाइम देनी है, ये सिनेमा ऑपरेटर्स पर निर्भर करता है। हाँ हाँ, मैं हार मानता हूँ, मिलन हद से ज्यादा घटिया तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। अब ये सब वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कर रहा है। सिनेमा ऑपरेटर्स को पैसे खिलाकर उसने हमारी फिल्म की स्क्रीन टाइम को न के बराबर करवा दिया है। हालांकि ओबेरॉय कॉर्पोरेशन ने बैटल ऑफ इंद्रावत की शो टाइमिंग कम जरूर की थी, लेकिन इतनी नहीं जितनी मिलन ने पैसे खिलाकर बाकी के सिनेमा ऑपरेटर्स से मिस्टर साइको की स्क्रीन टाइमिंग कम करवाई थी। देश में ओबेरॉय सिनेमा ऑपरेटर्स के बाद 3 और मेन सिनेमा ऑपरेटर्स थे। इन तीनों ने तल्पेश के फिल्म को बस एक टाइम स्लॉट दिया था, यानी कि उनके थिएटर्स में होल डे एंड नाइट सिर्फ और सिर्फ बैटल ऑफ इंद्रावत दिखाई जाने वाली थी। इस तरह से अब बैटल ऑफ इंद्रावत को मिस्टर साइको के बराबर या उससे थोड़ा ही शो टाइम सिनेमाघरों में मिलने वाला था। कोई बात नहीं, ये कंपटीशन एक तरह से अब फेयर कंपटीशन बन गया है, जिसमें कौन जीतता है और कौन हारता है ये टिकट सेल्स पर डिपेंड करेगा, कृतिका ने शांति से कहा। लेकिन मिलन के तरीकों का क्या? शायद अपनी सभी फिल्मों को हिट बनाने के लिए उसने इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल किया हो, तल्पेश फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला। तो हम भी चुपचाप बैठकर तमाशा देखने वाले नहीं, कृतिका ने कहा। आप चिंता मत कीजिए और ये मैटर मुझे हैंडल करने दीजिए। ठीक है, वैसे इस मैटर को तुम्हारे अलावा और कोई हैंडल कर भी नहीं सकता। ये समझने के बाद कि कृतिका के पास इस सिचुएशन से भी निपटने का कोई प्लान है, तल्पेश की सारी टेंशन खत्म हो गई। फोन कट करने के बाद कृतिका ने उर्मिला देवी और शंभेश्वर से माफी मांगी। क्या बात है? वैसे उर्मिला देवी ने फोन से आते तल्पेश की आवाज कुछ कुछ सुन तो ली थी, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ पाया था। इसलिए कृतिका ने कम शब्दों में जल्दी जल्दी उन्हें सारी बात बता दी। उस वक्त पूरा परिवार एक जगह बैठकर खाना खा रहा था, इसलिए उसकी बातों को सुनने के बाद शंभेश्वर ने कहा, तुम यही खाते हुए इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए जरूर कॉल्स कर सकती हो। उसके परमिशन मिलने के कारण कृतिका को डाइनिंग टेबल छोड़ना नहीं पड़ा। तुरंत उसने 8 स्किन एंटरटेनमेंट को कॉल किया। जितने भी मीडिया अकाउंट्स के साथ कृतिका ने पहले काम किया था, उनमें से 8 स्किन एंटरटेनमेंट के साथ काम करने में वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करती थी, क्योंकि वो सब उसके साथ काफी अच्छे से कॉर्पोरेट किया करते थे। साथ ही इस मीडिया अकाउंट का ओनर काफी स्मार्ट था, वो उसके बताए गए काम को तुरंत कर देता था। शायद इसी वजह से कृतिका को उसके साथ काम करने में मजा आता था। इसलिए ऐसी किसी भी सिचुएशन में कृतिका के मन में सबसे पहले 8 स्किन एंटरटेनमेंट का ही ख्याल आता था। जब कृतिका ने इसके ओनर को कॉल किया तो वो ये साफ साफ सुन सकती थी कि वो कुछ खा रहा था। सॉरी, मैंने डिनर टाइम में आपको डिस्टर्ब किया, कृतिका ने तुरंत उससे माफी मांगी। कोई बात नहीं, 8 स्किन एंटरटेनमेंट के ओनर ने कहा। हम जिस फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड में हमारे लिए कभी कोई फिक्स मील टाइम नहीं होता। जब भी कोई काम हमारे पास आता है, हमें सब कुछ छोड़कर उस काम के पीछे लग जाना पड़ता है। कुछ हमारी जैसी ही सिचुएशन तो आपकी वर्क लाइन की भी है ना। वैसे क्या बात है, क्या मेरे लिए कोई नया काम आया है आपके पास? एक छोटा सा मैटर हो गया है, इसलिए मुझे आपको तकलीफ देनी पड़ रही है। कृतिका ने तुरंत उसे उन सिनेमा ऑपरेटर्स के बारे में बता दिया और उन्होंने उसकी फिल्म की स्क्रीन टाइम के साथ क्या किया ये भी। उन्होंने जो भी किया है उससे हमारी टीम को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सब उनसे मिलन ने करवाया है, ये बात मैं जानती हूँ। खैर, एक तरह से ये अच्छा ही हुआ, अब हम दोनों की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बराबर की लड़ाई लड़ने वाली है।
लेकिन मेरी चिंता कुछ और है। अपनी चालाकी से मिलन ने अपनी फिल्म की शो टाइमिंग हमारी फिल्म की शो टाइमिंग से 10 to 20% बढ़ा ली है। लेकिन लोगों को अभी यही लग रहा होगा कि प्राइम स्लॉट मिस्टर साइको को मिली होने के कारण थिएटर में हमारी फिल्म के ज्यादा शो दिखाए जाने वाले हैं, जबकि ऐसा है नहीं। जो मिलन ने किया है उसके बाद तो उसकी ही फिल्म को थिएटर में ज्यादा दिखाया जाने वाला है। कृतिका बस इतना कहना चाहती थी कि लोगों को ये पता चले कि दोनों फिल्मों को अब इक्वल स्क्रीन टाइम मिल रहा है। बैटल ऑफ इंद्रावत और मिस्टर साइको अब बराबर की लड़ाई लड़ने वाले हैं। क्योंकि अगर लोगों को इस बारे में पूरी बात पता नहीं चलती और आगे जाकर मिस्टर साइको सच में बैटल ऑफ इंद्रावत से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करती, तो उन्हें लगता कि मिस्टर साइको प्राइम स्लॉट होल्डर होने के कारण बैटल ऑफ इंद्रावत से अच्छा परफॉर्म कर पाई, जो कि गलत था। मैं समझ गया, एट स्किन एंटरटेनमेंट के ओनर ने कहा। फोन कट करने के तुरंत बाद उसने ट्विटर पर एक पोस्ट डाला। जल्दी ही कृतिका ने देखा कि एट स्किन एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल ट्विटर पेज से एक न्यूज पोस्ट की गई है। बैटल ऑफ इंद्रावत की स्क्रीन टाइमिंग अचानक से काफी बढ़ गई है। आप समझ सकते हैं कि दाल में तो कुछ काला है। खैर, ये सब कैसे हुआ ये तो हमारी समझ से परे है। लेकिन इतना तो तय है कि डायरेक्टर मिलन के पैर अब जमीन पर नहीं पड़ रहे होंगे। इस पोस्ट के साथ एट स्किन एंटरटेनमेंट ने बैटल ऑफ इंद्रावत की बढ़ी हुई स्क्रीन परसेंटेज की इमेज को वहां ऐड कर दिया। इत्तेफाक से कृतिका के फैंस इस वक्त ट्विटर पर एक्टिव थे, इसलिए उन्होंने तुरंत इस पोस्ट पर रिएक्ट किया। वो सब कृतिका की ही स्टाइल में मिलन का मजाक उड़ाने लग गए। ओहो, अब तो डायरेक्टर मिलन खुश हो गया होगा। सिर्फ उसी की मूवी को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलने चाहिए, क्योंकि अगर किसी दूसरी फिल्म को उसकी फिल्म से ज्यादा स्क्रीन टाइम मिल गया तो वो कहने लगेगा कि इंडस्ट्री उसके साथ गलत कर रही है। अब अगर मिलन की फिल्म तल्पेश की फिल्म से अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, तो वे अपनी मूवी की खराब परफॉर्मेंस के लिए कम स्क्रीन टाइम का बहाना तो बिल्कुल नहीं बना सकते। इस दौरान कुछ इंटरनेट यूजर्स न्यूट्रल बने रहे। उन्होंने किसी भी तरह से इस मैटर पर रिएक्ट करना ठीक नहीं समझा। वो बस इस ड्रामे में लगातार आ रहे नए नए ट्विस्ट का मजा ले रहे थे। इस बार दिवाकर ने तो हद ही कर दी है। पहले तो अपनी मूवी रिलीज की डेट डिसाइड करने से पहले उसने एक बार भी नहीं सोचा कि जो फिल्म पहले उस डेट पर रिलीज होने के लिए अनाउंस हो चुकी है वो किसी डायरेक्टर की डेब्यू मूवी है। उसके जैसी बड़े डायरेक्टर की मूवी के सामने एक डेब्यू डायरेक्टर की मूवी का चल पाना तो नामुमकिन था। लेकिन इन सब के बावजूद प्राइम स्क्रीन स्लॉट के लिए उसने जो हंगामा किया वो कितना घटिया था। पहले अगर उसकी मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो वो इस बात का ब्लेम खुद की फिल्म को दिए गए कम स्क्रीन टाइम पर डाल सकता था। लेकिन अब उसकी मूवी के पास भी तलपेश की मूवी की ही तरह इक्वल स्क्रीन टाइम है। तो अगर अब भी उसकी फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, तो ये उसके लिए शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात होगी। कृतिका से जुड़ी बातों को लेकर हमेशा कुछ न कुछ एक्साइटमेंट क्यों बनी रहती है? इस एक कमेंट के बाद फिर से बात कृतिका पर आ अटकी। कृतिका को मेंशन करने के लिए थैंक्स। सच में उस ड्रामेबाज से मुझे चिढ़ है। कृतिका को लेकर हुए बुरे कमेंट से उसके फैन नाराज हो गए। तुम कृतिका को इस मैटर में क्यों खींच रहे हो जब इससे उसका कुछ लेना देना ही नहीं? अगर सच में उसका इस मैटर से कुछ लेना देना नहीं होता, तो तुम लोगों को ये कहने की क्या जरूरत थी कि उससे जुड़ी बातें हमेशा एक्साइटिंग क्यों होती है? सही कहा, कृतिका के साथ कुछ तो गलत जरूर है, वरना लोग हर बार उसे टारगेट क्यों करते? इसका मतलब तो यही हुआ कि वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। नहीं तो इंडस्ट्री में लोग छोटी मोटी बात पर भी उसे टारगेट करने क्यों लग जाते हैं? मैं भी तुम दोनों की बात से सहमत हूँ। ऐसा पहली बार हुआ था कि कृतिका के फैंस को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उनका मुंह एक तरह से बंद हो गया था। तभी किसी ने कृतिका के फेवर में कमेंट किया, हम सभी को किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। इस सारे बखेड़े को शुरू करने वाली लावण्या थी। सबसे पहले उसी ने मिस्टर साइको को लेकर बेफिजूल की बातें कही, जिसकी वजह से मिस्टर साइको की टीम ने अपनी फिल्म को डिफेंड करना शुरू किया। क्योंकि कृतिका पहले एक टॉप लेवल की पीआर रह चुकी है, तो ऐसे में मिस्टर साइको की टीम का लावण्या के शुरू किए गए बखेड़े को सॉल्व करने के लिए कृतिका से हेल्प मांगना लाजमी था। इस वजह से कृतिका ने आगे आकर लावण्या की बातों का जवाब दिया। इससे बिफर कर लावण्या ने इंडस्ट्री में अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे टारगेट करना शुरू कर दिया। कई डायरेक्टर्स जो कि मिलन की चापलूसी करते हैं, उन्होंने भी उसकी चापलूसी करने के चक्कर में कृतिका पर उंगली उठानी शुरू कर दी। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इस पूरे मैटर में कृतिका ने शुरू से लेकर अंत तक किसी को भी बुरा भला नहीं कहा है। ना ही उसने मिलन या उसकी फिल्म की बुराई की। शुरू से लेकर अब तक वो बस अपनी मूवी को प्रमोट करती आई है। उसने ना किसी को नीचा दिखाया, ना किसी के दिल को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। वो खुद पर लगे इल्जामों का बस जवाब दे रही थी। लेकिन दूसरी फिल्म सेलिब्रिटीज को उसका जवाब देना भी पसंद नहीं आ रहा। अब क्या खुद पर लगे इल्जामों के जवाब देने का भी उसे अधिकार नहीं?
फाइनली कोई अनबायस्ड पर्सन कृतिका की सपोर्ट में आकर सच्चाई लोगों के सामने रख रहा है। कृतिका के फैंस ने उस कमेंट के सपोर्ट में कहा। इस कमेंट को देखने के बाद कृतिका का दिल भर आया। उसने खुद उस पर्टिकुलर कमेंट को लाइक किया। मुझे समझने के लिए थैंक्स। थैंक्स आप सभी को जो अब भी मेरे सपोर्ट में खड़े हैं। मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करती रहूंगी कृतिका। हम सब मिस्टर साई को देखने जरूर जाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैंने तो पहले ही 2 टिकट ले रखी है। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये फिल्म देखने जाऊंगी। दूसरी तरफ उर्मिला देवी भी अपने ट्विटर अकाउंट से इन बातों पर नजर रखे हुए थी। उन्होंने खुश होते हुए कहा, फाइनली इंटरनेट पर आज भी कुछ लोग ऐसे तो हैं जिन्हें सही गलत में फर्क करना आता है। इसके तुरंत बाद उन्होंने जागृति से कहा, तुम भी अपने क्लासमेट से बात करो और सभी को कृतिका की फिल्म थिएटर जाकर देखने के लिए कहो। उनकी कही बात से जागृति थोड़ा सा भड़क गया। दादी माँ, ये मेरे लिए कितना एम्बैरेसिंग है अपने क्लासमेट से कहना कि जाओ और मेरी भाभी की फिल्म देखो। इसमें एम्बैरेसमेंट की क्या बात है? कृतिका तुम्हारी भाभी है, उसे सपोर्ट करना तो तुम्हारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। उर्मिला देवी ने उसे फटकार लगाते हुए गुस्से में घूर कर कहा। अब जागृति से शंभेश्वर भी थोड़ा नाराज हो गए थे। एक मिलन है जिसने अपनी फिल्म को हिट करवाने के लिए सिनेमा ऑपरेटर्स तक को खरीद लिया, और एक तुम हो जो अपने क्लासमेट से ये तक कहने में शर्मा रहा है कि उन्हें उसकी होने वाली भाभी की फिल्म थिएटर में जाकर देखनी चाहिए। शंभेश्वर की बात सुनने के बाद जागृति ने हाथ बांध ली। ठीक है, मैं समझ गया, मैं अपने क्लासमेट से बात करता हूँ। वहां मौजूद कोई भी शख्स जागृति के पॉइंट ऑफ व्यू से न तो कुछ देखना चाहता था और न ही कुछ समझना। वो अपने स्कूल का सबसे पॉपुलर स्टूडेंट था। ऐसे में उसका अपने क्लास के स्टूडेंट से ये कहना कि प्लीज तुम सब मेरी भाभी की मूवी देखने के लिए थिएटर जाओ, कितनी शर्मिंदगी वाली बात थी। अभी जागृति ये सब अपने मन में सोच ही रहा था कि निखिल ने सभी से कहा, 1-2 दिन के अंदर मैं ओबेरॉय कॉर्पोरेशन के सभी स्टाफ को मिस्टर साइको की टिकट्स खरीद कर गिफ्ट कर दूंगा ताकि वे सब कृतिका की फिल्म को हॉल में जाकर देख सके। बढ़िया, बहुत बढ़िया। निखिल की बात से खुश होकर उर्मिला देवी ने अपने सिर को खुशी से हिलाते हुए कहा। जब रात की 11 बज गए तो निखिल कृतिका के साथ उसकी फिल्म देखने के लिए थिएटर चला गया। सच में इतनी रात तक इस उम्र में तो उर्मिला देवी, शंभेश्वर या अनुराधा तीनों में से कोई जागे नहीं रह सकते थे। इसलिए कृतिका ने तय किया था कि वो अगले दिन अपनी माँ को दिन में किसी समय मूवी दिखलाने के लिए ले जाएगी। वो दोनों सिनेमा थिएटर मूवी शुरू होने के 20 मिनट पहले पहुंच गए। कृतिका ने तुरंत अपना फेस मास्क निकाला और अपने चेहरे पर लगा लिया। वैसे कृतिका अभी बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुई, लेकिन उसकी फिल्म मिस्टर साइको और बैटल ऑफ इंद्रावत को लेकर जो तामझाम इंटरनेट पर हुआ था, उसके बाद कई लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला गया था। कईयों ने उसकी तस्वीर अब तक देख ही ली होगी, और 2 घंटे की मूवी देखने के बाद तो वो उसे सामने से देखने पर आसानी से पहचान लेने वाले थे। इसलिए कृतिका ने अपने फेस को अच्छे से कवर कर लिया था। वो तो शुक्र की बात थी कि थिएटर के अंदर काफी अंधेरा होता है, इसलिए वो थिएटर के अंदर अपना मास्क उतार सकती थी। यहाँ आई भीड़ को देखने से तो लगता है कि कई लोगों ने फिल्म की टिकट बुक की है। मॉल के टॉप फ्लोर से नीचे देखते हुए कृतिका ने कहा। अच्छे खासे लोग फिल्म की टिकट लेने के लिए वहां लाइन में लगे हुए थे। ऐसे इंटरनेट पर कहने के लिए तो कईयों ने कहा था कि वो मिस्टर साइको को देखने जरूर जाएंगे, लेकिन कृतिका ने सोचा नहीं था कि वो सच में इतने सारे लोगों को वहां टिकट लेने के लिए लाइन में खड़ी देखेगी। ये बात तो बस इस थिएटर की थी। देश में और भी कई थिएटर्स हैं जहां अगर वहां भी ऐसी ही भीड़ आई होगी तो इसका मतलब साफ था कि उसने अपनी फिल्म का प्रमोशन काफी अच्छे से किया था। शायद तुम्हारी पब्लिसिटी के कारण ही इतने सारे लोग फिल्म देखने आए हैं, निखिल ने उसकी तारीफ करते हुए कहा। हाँ, भीड़ तो यहाँ बहुत है, लेकिन किसे पता कि ये भीड़ एक्चुअल में किसकी मूवी देखने के लिए आई है। तुम ये भूल तो नहीं गए कि बैटल ऑफ इंद्रावत भी आज ही रिलीज हुई है, कृतिका ने कहा। चूंकि दोनों ही मूवी सेम डे पर रिलीज हुई थी, तो अब लोगों को ये डिसाइड करना था कि उन्हें कौन सी मूवी देखनी है और कौन सी नहीं। कुछ देर बाद दोनों ही थिएटर के अंदर आकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। फिल्म शुरू होने से पहले निखिल कृतिका के चेहरे पर आई नर्वसनेस को देख सकता था। क्या बात है, क्या तुम नर्वस फील कर रही हो? कृतिका ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए जवाब दिया। मैंने फिल्म के फाइनल कट को नहीं देखा है, सोचा कि तुम्हारे साथ ही देखूंगी, इसलिए मुझे नहीं पता कि मेरा परफॉर्मेंस फिल्म में कैसा रहा है। एक्शन में कृतिका को फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से कोई लेना देना नहीं था। वो चाहती थी कि लोगों को उसकी एक्टिंग पसंद आए, और चूंकि तुम मेरे साथ हो तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम्हें मेरी एक्टिंग पसंद नहीं आई तो, कृतिका ने धीमी आवाज में कहा। इसलिए मेरी नर्वसनेस और भी ज्यादा बढ़ गई है। निखिल को उसकी परफॉर्मेंस कैसी लगती है, कृतिका को इस बात की बहुत फिक्र थी।
इस दौरान उन दोनों के अलावा वहां मौजूद कई लोग आपस में काफी कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन कृतिका की तरह उनकी आवाज धीमी नहीं थी। वो सब तेज आवाज में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। हे, तू यहाँ किस लिए आया है? मूवी देखने के लिए, और किस लिए? मैं देखना चाहता हूँ कि मिस्टर साइको कैसी फिल्म है। अगर फिल्म बेकार हुई तो मैं अपने दोस्तों से जरूर कहूंगा कि वो इस फिल्म को देखने में अपना टाइम बर्बाद ना करे। ये चौंकाने वाली बात थी कि थिएटर में आए ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए वहां आए थे ताकि वो मिस्टर साइको को देखकर ये समझ सके कि फिल्म सच में देखने लायक है या नहीं। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो सच में कृतिका के फैन थे और उसे सपोर्ट करने के लिए उसकी मूवी देखने के लिए आए थे। मुझे वो डायरेक्टर मिलन जरा भी पसंद नहीं। उसके फेमस होने की वजह से सभी डायरेक्टर उसकी चापलूसी करते हैं और यही बात मुझे जरा भी पसंद नहीं। इसलिए मैं कृतिका की मूवी देखने के लिए आया हूँ। तो क्या हुआ कि एक डायरेक्टर के तौर पर तलपेश की ये पहली फिल्म है। देखना, जैसे कुछ क्रिकेटर अपने डेब्यू मैच में ही सेंचुरी मार देते हैं, ठीक उसी तरह तलपेश की मिस्टर साइको भी 100 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार कर जाएगी। अभी लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि थिएटर की सारी लाइट्स ऑफ हो गई। कुछ पल बाद फाइनली मूवी भी स्टार्ट हो गई। वैसे तो फिल्म का रन टाइम 2.5 घंटे के आसपास था, लेकिन फिल्म काफी फास्ट पेस थी। इस वजह से दर्शकों को फिल्म देखने में काफी मजा आ रहा था। कृतिका ने नोटिस किया कि फिल्म में लोग इतना खो गए थे कि इंटरवल में मिले 7 मिनट के ब्रेक टाइम में कोई एक पल के लिए भी थिएटर से बाहर नहीं गया। उन्हें डर था कि कहीं वे टॉयलेट ब्रेक के लिए हॉल से बाहर निकले और इस बीच अगर फिल्म स्टार्ट हो गई तो सब कोई इम्पोर्टेंट सीन मिस कर देंगे। फाइनली जब मूवी खत्म हुई और थिएटर की लाइट ऑन हुई तो ऑडियंस का दिल थिएटर से बाहर जाने का नहीं हुआ। उनके बीच में से कोई चिल्लाया, मूवी इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गई? कहीं डायरेक्टर ने शॉर्ट फिल्म तो नहीं बनाई थी? अरे दोस्त, 2.5 घंटे की मूवी तुम्हें शॉर्ट फिल्म कैसे लगने लग गई? मूवी इतनी फास्ट पेस थी कि हमें पता ही नहीं चला कि मूवी खत्म कब हो गई। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि यह फिल्म इतनी एंटरटेनिंग निकलेगी। काश इसे थोड़ा और बड़ा बनाया गया होता। मैं तो फिल्म का मजाक बनाने के पर्पस से इसे देखने के लिए चला आया था। मुझे क्या पता था कि फिल्म इतनी मजेदार निकलेगी। सही कहा, फिल्म में एक के बाद एक एटलीस्ट 3 क्लाइमेक्स दिए गए हैं, जिसे देखने का एक्सपीरियंस एकदम से अलग था। मूवी की कहानी इतनी बढ़िया है कि हर वक्त आपको फिल्म से बांधे रखती है। पहली बार कोई फिल्म देखते हुए मैं जरा भी बोर नहीं हुआ। मैं तो अपने दोस्तों को ये फिल्म देखने के लिए जरूर कहूंगा। सच में बड़ी बवाल मूवी है ये तो। हाँ, मैं भी। और तो और ये फैमिली फ्रेंडली भी है। आप अपनी फैमिली के साथ भी बिना किसी झिझक के इसे देख सकते हैं। कुछ इसी तरह की कन्वर्सेशन दूसरे सिनेमाघरों में भी हो रही थी। मिस्टर साइको को देखने वाले लगभग सभी लोग फिल्म की तारीफ कर रहे थे, जिससे कि फिल्म की जेन्युइन पब्लिसिटी हो रही थी। जो इस फिल्म को नहीं देखने का प्लान कर रहे हैं, मैं बता दूं कि ऐसा करके आप पछताने वाले हैं। लो बजट की फिल्म होने के बावजूद भी ये किसी बिग बजट फिल्म से बेहतर बनी है। भले ही ये तल्पेश की एज ए डायरेक्टर पहली मूवी है और फिल्म में कुछ कुछ कमियां भी हैं, लेकिन फिर भी उसने एक डायरेक्टर के तौर पर फिल्म में काफी अच्छा काम किया है। मैं तो इसे दूसरी बार भी देखने के लिए आने वाला हूँ। फिल्म की इतनी ज्यादा तारीफ होती देख जो लोग फिल्म की तारीफ कर रहे थे उनसे उनके दोस्तों ने सवाल किया, क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या ये मूवी सच में बहुत अच्छी है? हाँ यार, तू जानता है ना मुझे बमुश्किल कोई मूवी पसंद आती है। मिस्टर साइको तो इतनी अच्छी निकली कि मुझे टाइम का भी पता नहीं चला कि फिल्म कब खत्म हो गई। हाँ, तुम सबको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। मैंने सोचा नहीं था कि कोई लो बजट फिल्म भी इतनी शानदार हो सकती है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस तो लाजवाब है और कहानी एकदम कसी हुई। ऐसा क्यों है कि हर कोई मिस्टर साइको के ही बारे में बात कर रहा है? क्या कोई बैटल ऑफ इंद्रावत के बारे में बात नहीं करेगा? क्या किसी ने वो फिल्म देखी ही नहीं? अब तो उस फिल्म के पास मिस्टर साइको से भी ज्यादा स्क्रीन टाइम है ना। मैंने उसे देखा है। मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। सच कहूँ तो उसके बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। इसमें कोई डाउट नहीं कि फिल्म का सेट और सिनेमाटोग्राफी बहुत शानदार है, लेकिन उस फिल्म की सीजीआई जिस पर डायरेक्टर ने 100 करोड़ से भी ज्यादा खर्च किए हैं, बहुत ही बेकार है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि एक अच्छी कहानी के लिए इतनी फेक सीजीआई का यूज मिलन जैसा टॉप डायरेक्टर कैसे कर सकता है। अगर मुझे एक अच्छी सीजीआई इफेक्ट वाली फिल्म देखनी है तो आगे से मैं सिर्फ और सिर्फ हॉलीवुड की मूवी देखना ही पसंद करूंगा। कम से कम उसमें सीजीआई इफेक्ट फेक तो नहीं लगते हैं। सच में मिलन ने एक अच्छी कहानी को बेकार की सीजीआई इफेक्ट डालकर बर्बाद कर दिया। बैटल ऑफ इंद्रावत अगर हिट भी होती है तो सिर्फ अपने पॉपुलर स्टार के कारण। फिल्म के बड़े स्टार, शानदार सीनरी, लाजवाब कॉस्ट्यूम, सब कुछ धमाकेदार है।
बस फिल्म की सीजीआई इतनी बर्बाद है कि लोगों को फिल्म देखते देखते ऐसा लगेगा जैसे फिल्म को बीच में ही छोड़कर हॉल से बाहर ही निकल आया जाए। इस फिल्म पर तो मेरे पैसे बर्बाद हो गए। जिन्होंने अभी भी इसे नहीं देखा है, प्लीज कोई उसे देखने मत जाओ। अगर स्पेशल इफेक्ट देखने का तुम्हारा बहुत मन कर रहा है तो प्लीज कोई हॉलीवुड फिल्म देख लो, लेकिन बैटल ऑफ इंद्रावत मत देखो। दूसरी तरफ इंटरनेट पर मिस्टर साइको को लेकर पॉजिटिव कमेंट्स की बारिश हो रही थी, लेकिन कृतिका के पास इन कमेंट्स को पढ़ने का टाइम कहाँ था। मूवी खत्म होने के बाद कृतिका निखिल के साथ लिफ्ट से सीधे होते हुए पार्किंग एरिया में आ पहुंची। कार के अंदर आने के बाद निखिल कृतिका को प्यार से देखे जा रहा था। इस वक्त रात की 2 बज चुकी थी। पार्किंग एरिया में सिर्फ इक्का दुक्का कारें ही मौजूद थी। पूरा पार्किंग एरिया इस वक्त काफी शांत था। इसके अलावा कोई भी निखिल की कार के आसपास से गुजर नहीं रहा था। इसलिए कार के अंदर आते ही वो कृतिका को यूं देखने लगा जैसे वो उसकी खूबसूरती में खो गया हो। जिस प्यार भरी नजरों से निखिल उसे देख रहा था, उसके बाद कृतिका का चेहरा पल भर में शर्म से लाल हो गया। तुम क्या देख रहे हो? कृतिका ने उसे हल्का धक्का देते हुए कहा। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की एक्टिंग टैलेंट पर बहुत प्राउड फील हो रहा है, निखिल ने प्यार से कृतिका की आंखों में देखते हुए कहा। उसकी तारीफ सुन कृतिका किसी छोटे बच्चे की तरह खुश हो गई। सच में? मुझे लगा कि मैं उतनी अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाई हूँ और शायद तुम्हें फिल्म में मेरा काम पसंद नहीं आया होगा। कैसे पसंद नहीं आएगा? तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया है, निखिल कृतिका के करीब आते हुए बोला। इतने करीब कि उसकी नाक कृतिका की नाक को छूने लगी। फिल्म में तुम्हारी बेहतरीन एक्टिंग देखते हुए मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। जिस कृतिका को मैं जानता हूँ और जिस कृतिका को मैंने पर्दे पर देखा, वो दोनों एक दूसरे से काफी अलग है। तो उस कैरेक्टर में एकदम डूब गई थी। तुम्हें इतने करीब से जानने के बाद भी मैं रियल कृतिका और फिल्म में दिख रही कृतिका के बीच कोई समानता नहीं ढूंढ पाया। इतना कहने के बाद निखिल ने कृतिका के फेस मास्क को उसके चेहरे से उतार दिया। फिर अपने हाथों को उसके कानों के पीछे ले जाकर उसके सिर को थामते हुए उसने कहा, देखना, इस फिल्म की बात तुम कई दिलों की धड़कन बन जाओगी। इतना बढ़ चढ़ कर मेरी तारीफ मत करो। कृतिका को लगा कि निखिल सिर्फ इसलिए उसकी तारीफ कर रहा है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। जैसे उसकी नजरों में वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी, शायद उसी तरह उसकी नजर में उसकी एक्टिंग भी बाकी सभी से बहुत अच्छी थी। अरे, मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा, निखिल ने सीरियस टोन में कहा। शायद तुम्हें मालूम ही नहीं कि फिल्म में तुम्हारा काम कितना शानदार रहा। निखिल इस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन फिल्म में जो कृतिका लोगों को इतनी अच्छी लग रही थी, उससे कहीं ज्यादा अच्छी मेरी रियल कृतिका है। और ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ। उसकी बातों को सुनते हुए पता नहीं क्यों, लेकिन कृतिका को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे उसकी तारीफ के पीछे उसका कोई मकसद है। उसकी तारीफ सुनते सुनते कृतिका का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। अगले ही पल निखिल ने आगे बढ़कर उसके होठों को छू लिया। भले ही तुम आज के बाद से लाखों दिलों की धड़कन बन जाओगी, लेकिन इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। ओबेरॉय कॉर्पोरेशन के अंडर कई सेलिब्रिटीज साइन थे। इस मामले में निखिल की जजमेंट काफी शानदार और एक्यूरेट थी। वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था कि अपनी दूसरी फिल्म के बाद कृतिका लोगों के दिलों पर राज करने लगेगी। उसकी गर्लफ्रेंड लाखों दिलों की धड़कन बनने वाली थी। ये बात जानने के बाद निखिल प्राउड फील कैसे नहीं करता। जब अनिकेत इस फिल्म को देखेगा तो शायद उसे इस बात का पछतावा होगा कि उसने क्यों कृतिका को धोखा दिया। उस इडियट को सच में नहीं मालूम कि उसने कितनी अमेजिंग लड़की को खो दिया है। ऑफ कोर्स, अगर अनिकेत कृतिका को धोखा देने की बेवकूफी नहीं करता तो आज कृतिका निखिल की जिंदगी में नहीं होती। निखिल की बातों में अपने लिए बेपनाह प्यार को महसूस कर कृतिका ने निखिल के गले में अपने हाथ डाल दिए। मुझे लगता है कि अभी अभी जो तुमने कहा वो मुझे कहना चाहिए था। लाखों लड़कियां तुम्हारी दीवानी हैं और तुम्हें पाना चाहती हैं, लेकिन तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। मैं भी तुम पर प्राउड फील करती हूँ मिस्टर निखिल ओबेरॉय। हाँ, हम दोनों को एक दूसरे पर प्राउड फील करना चाहिए। निखिल कृतिका के कानों में धीमी आवाज में बुदबुदाया। चलो फिर, अब यहाँ से चलते हैं। पूरी रात पार्किंग में ही बिताने का इरादा है क्या? कृतिका ने उसे खुद से दूर धकेलते हुए कहा। वो सच में पूरी रात उस पार्किंग लॉट में तो नहीं रह सकते थे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे हमें कहाँ चलना चाहिए? निखिल ने सवाल किया। तुम्हारे घर, और कहाँ? इस वक्त रात के 2 बज गए थे। उसकी माँ कब का सो चुकी होंगी। ऐसे में देर रात घर जाकर वो उसकी नींद तोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। यस मैम, निखिल ने खुशी खुशी कहा।
इसके बाद निखिल तेजी से कार ड्राइव करने लगा। रात ज्यादा हो जाने की वजह से रास्ते पर ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था, जिस वजह से निखिल काफी स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था। जल्दी ही वो अपने घर पहुंच गया। गैराज में कार पार्क करने के बाद उसने कृतिका के कार से बाहर निकलने के लिए कार का दरवाजा ओपन किया। अभी कृतिका कार से बाहर ही आई थी कि उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो ये जानता था कि उसकी कृतिका को जल्दी ही पूरी कंट्री एडमायर करने वाली थी, इसलिए वो उसके लिए कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो रहा था। वो उसे पूरी दुनिया से छिपा लेना चाहता था, ताकि बस उसे मालूम रहे कि उसकी कृतिका कितनी स्पेशल है। उसका खुद पर अब कोई काबू नहीं रहा था। उसके होठ अपने आप ही कृतिका के होठों के पास चले गए। निखिल की बाहों में कृतिका मानो कोई ऐसा फूल बन गई थी जिसे हवाएं इधर से उधर हिला रही थी। निखिल के पैशनेट किस की वजह से कृतिका भूल ही गई कि वो दोनों इस वक्त कहाँ थे। उसे ये भी याद नहीं रहा कि वो लोग निखिल के घर पहुंच चुके हैं। फाइनली जब वो दोनों निखिल के कमरे में पहुंचे, तब जाकर कृतिका को एहसास हुआ कि वो निखिल के घर के साथ साथ उसके कमरे तक भी आ चुकी थी, और उसे इसका जरा भी ख्याल नहीं। निखिल खुद भी कृतिका की खूबसूरती में खोया हुआ था। इतनी यंग होने के बावजूद भी उसमें एक अलग ही तरह का आकर्षण था, जो बार बार उसे बेकाबू होने पर मजबूर कर देता था। उसकी आंखें इस वक्त किसी हीरे की तरह चमक रही थी। उसका कोरा चेहरा और उसके गालों की लाली तो एकदम से कातिलाना थी। यहाँ तक कि कृतिका को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो आज कितनी खूबसूरत लग रही थी। निखिल के प्यार की वजह से वो दिन ब दिन और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। कहते हैं कि कोई आपको बेपनाह प्यार करे तो आपकी सुंदरता हर दिन के साथ साथ अपने आप बढ़ने लगती है। शायद निखिल के प्यार ने कृतिका के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। वो अब पहले से कहीं ज्यादा सुंदर लगने लगी थी। हालांकि कृतिका को खुद में ये फर्क अब तक नजर नहीं आया था, लेकिन एक आदमी जो उसे बेपनाह प्यार करता था, उसकी नजर से ये बात कैसे छिपी रह सकती थी। उसकी कृतिका अब दूसरे लड़कों के अटेंशन को अट्रैक्ट कर रही थी, और ये अट्रैक्शन हर दिन के साथ बढ़ता जाने वाला था। ऐसे में उसका उन लोगों से जेलस होना लाजमी था। अचानक से उसने कृतिका को कस के गले लगा लिया। वो उसे खुद से एक पल के लिए भी अलग नहीं होने देना चाहता था। कृतिका की बाहें भी निखिल के चारों ओर बंध गई। वो दोनों देर तक यूं ही एक दूसरे को थामे रहे। देर रात तक जागे रहने की थकान से उन दोनों को कब नींद आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। वो देर तक सोते रहे। फाइनली सुबह 11 बजे के आसपास कृतिका की नींद खुली। उसने देखा कि निखिल अब भी सो रहा था। उसने प्यार से निखिल के माथे को चूमते हुए कहा, उठ जाओ निखिल। निखिल ने यूं ही आंखें बंद किए हुए उसे अपने बाहों में भर लिया। नहीं, मुझे थोड़ी और देर सोना है। अगर ऐसे ही सोते रहोगे तो दादाजी और दादी माँ को मूवी दिखाने कौन लेकर जाएगा? कृतिका ने उसकी गाल को छूते हुए कहा। अचानक से निखिल उठकर बैठ गया। हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था। फिर कुछ याद करके उसने कहा, अनुराधा माँ को भी तुम्हें मूवी दिखाने के लिए आज ही लेकर जाना है। क्यों ना हम उन्हें भी दादाजी और दादी माँ के साथ मूवी दिखाने के लिए लेकर चलें? क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? कृतिका ने परेशान होते हुए सवाल किया। हाँ बिल्कुल, और इस तरह से दादाजी भी अनुराधा माँ से मिल लेंगे। अभी निखिल ने कहा ही था कि उसे उर्मिला देवी का कॉल आ गया। गुड मॉर्निंग दादी माँ, निखिल ने कॉल पिक करते हुए कहा। दूसरी तरफ से उर्मिला देवी ने जो कहा उसे सुनकर निखिल मुस्कुरा उठा। हाँ दादी माँ, मैं भी कृतिका से उसी बारे में बात कर रहा था। किस्मत से हम दोनों के मन में एक साथ एक ही ख्याल आया है। कॉल कट कर देने के बाद निखिल ने कृतिका से कहा, क्या इत्तेफाक है, दादी माँ ने भी मुझे अभी वही कहा जो अभी अभी मैं तुमसे कह रहा था। उन्होंने कहा है कि मैं अनुराधा माँ को साथ में लेते आऊं। तुम दोनों ने भी तो आज ही मूवी देखने का प्लान बनाया था ना। अच्छा ही होगा कि सब साथ में इकट्ठे ही मूवी देखने जाएंगे, मजा आएगा। चूंकि उर्मिला देवी भी यही चाहती थी, इसलिए कृतिका तुरंत इस बात के लिए राजी हो गई। दोनों तैयार होकर अनुराधा आंटी को पिक करने के लिए पहले उनके घर चले आए। जब उन्हें पता चला कि वो किनके साथ मूवी देखने वाली है तो वो थोड़ा परेशान हो गई। क्या कहा, तुम्हारे दादा दादी के साथ? आज आज मैं तुम्हारे दादाजी से मिलने वाली हूँ। तुम बच्चों ने पहले मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? आप परेशान मत होइए माँ, वहाँ आप अकेली थोड़ी ना होंगी, हम दोनों भी तो होंगे ना आपके साथ। निखिल ने अनुराधा की बेचैनी को कम करने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ वैसे भी दादी माँ और पल्लवी आंटी तो पहले ही हमारे घर आ चुके हैं। आप उन दोनों से ऑलरेडी मिल चुकी हैं, इसलिए आपको नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं। कृतिका ने तुरंत अनुराधा का हाथ थामते हुए उन्हें भरोसा दिलाया।
आप लोगों ने तो उस दिन एक दूसरे से ढेर सारी बातें भी की थी, इसलिए आप जरा भी परेशान मत होइए। बस ऐसा समझिए कि ये कुछ दोस्तों के बीच होने वाली एक नॉर्मल गैदरिंग है। अनुराधा ने एक गहरी सांस ली और कृतिका की नाक को पकड़कर दबाते हुए कहा, मैं खुद के लिए नहीं तेरे लिए परेशान हो रही हूँ पगली। कहीं जाने अनजाने में मैंने निखिल के दादाजी के सामने तुझे शर्मिंदा कर दिया तो? पहली बार वो बस उर्मिला देवी और पल्लवी से ही तो मिली थी, लेकिन इस बार उन्हें ओबेरॉय परिवार के मुखिया शुंभेश्वर ओबेरॉय से मिलना था। अगर निखिल और कृतिका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में नहीं भी होते, वो भी शुंभेश्वर ओबेरॉय से मिलने में वो घबराहट जरूर महसूस करती। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए भारतीय सेना में एक अहम भूमिका निभाई थी। बाद में अपने पारिवारिक बिजनेस को उन्होंने एक अलग ही बुलंदी पर पहुंचा दिया। उनकी इन्हीं सफलताओं के कारण लोगों के दिलों में उनके लिए सम्मान कूट कूट कर भरा हुआ था। माँ, कृतिका ने उन्हें झकझोरते हुए कहा, चाहे जो भी हो, आप कभी ऐसा नहीं सोचेंगी कि मैं आपकी वजह से शर्मिंदा महसूस करूंगी। आप दुनिया की सबसे अच्छी औरत और माँ है। आपको अपनी लिमिटेशंस पता है और आपका बिहेवियर सबके साथ कितना पोलाइट है। जो भी आपको जानता है वो आपको पसंद करता है। इसलिए आप कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि आप मुझे किसी के सामने शर्मिंदा कर सकती हैं। मैं समझ गई मेरी प्यारी बच्ची, अनुराधा ने कृतिका के हाथ को थामते हुए कहा। शायद मैं जरूरत से ज्यादा सोचने लग गई थी। वो दोनों माँ बेटी सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कुछ देर के अंदर ही अनुराधा जल्दी से तैयार हो गई। इसके बाद निखिल दोनों को साथ लेकर ओल्ड ओबेरॉय मेंशन चला आया। ये पहली बार था जब अनुराधा ओबेरॉय मेंशन आ रही थी। अभी वो लोग पार्किंग एरिया के पास भी नहीं पहुंचे थे, लेकिन दूर से ही उन्हें दिखाई दे रहा था कि शशिकांत और पल्लवी घर की एंट्रेंस गेट के पास खड़े उन लोगों के आने का इंतजार कर रहे थे। अनुराधा ने तुरंत पल्लवी को पहचान लिया और उनके साथ खड़े आदमी को देखकर ये अंदाजा लगाना उनके लिए मुश्किल नहीं था कि वो आदमी निखिल के पिता हैं। अनुराधा ने सोचा नहीं था कि वो दोनों लोग उन दोनों का घर के दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार कर रहे होंगे। सरप्राइज होने के साथ साथ ओबेरॉय परिवार के मैनर्स ने उनके दिल को छू लिया था। जितना बड़ा वो परिवार था और देश में जितना बड़ा उनका नाम था, उस हिसाब से उनका बिहेवियर आम लोगों से एकदम अलग होना चाहिए था, लेकिन वो तो साधारण लोगों की तरह ही बिहेव कर रहे थे। शशिकांत जैसा बिजी इंसान भी वक्त निकालकर पर्सनली उनका वेलकम करने के लिए घर के दरवाजे पर आया हुआ था, लेकिन अनुराधा जानती थी कि ऐसा वो उसके वहां आने के कारण नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसा वो लोग सिर्फ और सिर्फ कृतिका के कारण कर रहे हैं। इससे ये तो तय था कि पूरा ओबेरॉय परिवार कृतिका को बेहद पसंद करता था। कृतिका उन्हें बेहद पसंद है, ये बात समझते ही अनुराधा की सारी टेंशन खत्म हो गई। जैसे ही निखिल ने कार रोकी, अनुराधा तुरंत कार से बाहर निकलकर तेज कदमों से पल्लवी और शशिकांत की तरफ बढ़ने लगी। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि वो दोनों उसके इंतजार में दरवाजे पर खड़े थे। समधन जी, पल्लवी ने तुरंत अनुराधा का वेलकम किया और शशिकांत से उनकी मुलाकात करवाई। इनसे मिलिए, ये निखिल के पिता हैं शशिकांत ओबेरॉय। नमस्ते समधी जी। अनुराधा ने तुरंत शशिकांत को नमस्ते किया। हमें आने में देर तो नहीं हो गई ना? न जाने कितनी देर से आप लोग यहाँ पर खड़े हैं। कुछ खास देर तो नहीं, हमें अंदाजा था कि आप लोग कब तक आएंगे, इसलिए हम लोग बस अभी अभी ही दरवाजे पर आए हैं, पल्लवी ने मुस्कुराते हुए कहा। चलिए पहले अंदर चलते हैं, माँ पिताजी आपके आने का ही इंतजार कर रहे हैं। फिर वे तीनों घर के अंदर बातें करते हुए आ गए। निखिल और कृतिका भी उन लोगों के पीछे पीछे ही थे। अनुराधा, उर्मिला ने जैसे ही उन्हें देखा उन्होंने तुरंत उन्हें पुकार लिया। आज आदित्य और उसकी वाइफ वहां मौजूद नहीं थे, क्योंकि उर्मिला देवी ने जानबूझकर उन्हें अनुराधा के वहां आने की खबर नहीं दी थी। उन्हें डर था कि आदित्य के रूखे व्यवहार से अनुराधा को कहीं ऐसा न लगे कि उनकी फैमिली कृतिका को पसंद नहीं करती। लेकिन उनका छोटा बेटा जागृति वही था। उर्मिला देवी चाहती थी कि वो भी उनके साथ मूवी देखने के लिए जाए, लेकिन वो मूवी देखना नहीं चाहता था, इसलिए वो गुस्से में था। पहले आपने मुझे मेरे क्लासमेट्स के साथ कृतिका की फिल्म देखने के लिए जाने को कहा। अब जब मैं उसकी मूवी अपने दोस्तों के साथ देख आया हूँ, तो आप दोबारा मुझे उसकी मूवी दिखाने के लिए ले जाना चाहती हैं। कोई अच्छी मूवी 2 बार देख लेने में बुराई ही क्या है? उर्मिला देवी ने गुस्से में जागृति को फटकार लगाई। बात तो सही थी, किसी अच्छी मूवी को लोग 2 से 3 बार तो आराम से थिएटर में जाकर देख लिया करते थे। कोई चारा ना होने के कारण बेचारे जागृति को उनके साथ दोबारा से कृतिका की मूवी देखने के लिए जाने को राजी होना पड़ा। इधर उर्मिला देवी ने अनुराधा को वहां मौजूद परिवार के सभी सदस्यों से इंट्रोड्यूस करवाया। वैसे तो जागृति कृतिका के साथ काफी बदतमीजी से पेश आता था,
लेकिन अनुराधा के साथ वो काफी अच्छे से बिहेव कर रहा था। नमस्ते आंटी। अनुराधा काफी हैरान थी। कृतिका को सपोर्ट करने के लिए वहां मौजूद पूरा ओबेरॉय परिवार उसकी मूवी देखने के लिए थिएटर जाने को तैयार था। कृतिका का होने वाला ससुराल बहुत ही अच्छा है। ये बात अनुराधा के दिल को छू गई थी। मेरी बेटी को दिल से अपनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अनुराधा ने ये दिल से कहा था। अरे इसमें शुक्रिया वाली कहाँ से बात आई? कृतिका अब हमारे परिवार का हिस्सा है, वो मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है, उसे सपोर्ट करना तो हमारा फर्ज है, उर्मिला देवी ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। उस पल में अनुराधा को समझ आया कि निखिल में इतने अच्छे संस्कार कहाँ से आए हैं। तुमने हम सभी के लिए फिल्म की टिकट्स बुक कर दी है ना? शंभेश्वर ने जागृति से सवाल किया। हाँ दादाजी, जागृति ने जवाब दिया। शुरुआत में जब निखिल की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, तब जागृति उसका वो पोता था जिसे वो लोग सबसे ज्यादा प्यार करते थे। दूसरी तरफ निखिल उनका वो पोता था जिसे उसके दादा दादी का प्यार सबसे कम मिलता था। एक तरह से हर दिन उसे किसी न किसी बात के लिए ताना जरूर दिया जाता था, मानो वे लोग उससे नफरत करते हों। लेकिन जब से निखिल को एक गर्लफ्रेंड मिली थी, तब से परिवार में उसकी रिस्पेक्ट और उसके लिए उसके घर वालों का प्यार बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जबकि जागृति अब निखिल की जगह पर आ पहुंचा था, जिसे उसके घर वाले सबसे कम प्यार करने लगे थे। वही निखिल को अब उर्मिला देवी से पहले की तरह पिटना नहीं पड़ता था। ऑफ कोर्स ये सब कृतिका की उसकी जिंदगी में आने के कारण हुआ था। अब सबका बिहेवियर निखिल के लिए बदल गया था और जागृति के लिए तो बहुत ही ज्यादा। जैसे अभी की बात कर लो, ये मूवी कृतिका की थी। अगर पूरी परिवार को कृतिका को सपोर्ट करने के लिए उसकी मूवी देखने के लिए जाना था, तो फिल्म की टिकट निखिल को सभी के लिए खरीदनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा क्यों था कि उसे अपने पैसे लगाकर सबके लिए टिकट लेनी पड़ रही थी? पहले निखिल हमेशा सबके ताने सुनता था, लेकिन कृतिका के आने के बाद अब चीजें बदल गई थी। अब निखिल की जगह जागृति आ पहुंचा था, जिसे बात बात पर सबसे डांट खानी पड़ रही थी। टिकट्स के बारे में कंफर्म होने के बाद पूरा ओबेरॉय परिवार एक साथ फिल्म देखने के लिए निकल पड़ा। हालांकि ये सब ओबेरॉय सिनेमा ऑपरेटर्स के अंदर आने वाले थिएटर में ही मूवी देखने के लिए जा रहे थे। लेकिन ये वो थिएटर नहीं था जहां पिछली रात निखिल और कृतिका ने जाकर मूवी देखी थी। इस बार वो जिस थिएटर में जा रहे थे, वो उनके मैंशन के काफी नजदीक था। जागृति ने ऑनलाइन टिकट्स बुक की थी, इसलिए टिकट काउंटर पर जाकर टिकट्स भी उसे कलेक्ट करना था। सरप्राइजिंगली आज के दिन भी थिएटर में लोगों की अच्छी खासी भीड़ आई हुई थी। वाओ, यहाँ तो ढेर सारे लोग हैं। क्या ये सब कृतिका की फिल्म देखने के लिए आए हुए हैं? उर्मिला देवी ने खुश होते हुए सवाल किया। उस समय थिएटर में जो कुछ लोग उनके आसपास थे, उनकी बातें उर्मिला देवी को भी थोड़ी बहुत सुनाई पड़ रही थी। मैंने अपने दोस्त से सुना है कि मिस्टर साइको बहुत अच्छी फिल्म है, इसलिए मैं इसे देखने चला आया। कुछ यंगस्टर्स अपने पेरेंट्स के साथ वहां मूवी देखने के लिए आए हुए थे। कुछ तो अपनी 50s में थे, वो काफी वक्त से कोई फिल्म देखने के लिए थिएटर ही नहीं गए थे। वो अपने टीनेजर बच्चों के लिए मिस्टर साइको देखने के लिए आए हुए थे। वैसे ये फिल्म हर जनरेशन को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, इसलिए वे सब भी इस फिल्म को देख सकते थे। शायद हॉलीडे होने की वजह से पूरे ओबेरॉय परिवार के साथ साथ और भी ढेर सारी फैमिलीज आज थिएटर फिल्म देखने के लिए आई हुई थी। शायद फिल्म का क्रेज ही कुछ ऐसा था। ठीक उसी पल उर्मिला देवी ने धीमी आवाज में निखिल से सवाल किया। अच्छा मुझे ये बताओ कि फिल्म के फर्स्ट डे का कलेक्शन कैसा रहा? इस वक्त ये कह पाना मुश्किल है दादी माँ। हमारे थिएटर चेन ने मिस्टर साइको को ज्यादा से ज्यादा शो टाइम दिए हैं। जैसी भीड़ आप आज देख रही हैं, अगर शो की बुकिंग आगे भी ऐसी रही तो हम कह सकते हैं कि फिल्म काफी अच्छा परफॉर्म करेगी, निखिल ने एक्सप्लेन किया। जल्दी ही उन सभी के थिएटर में जाने का वक्त हो गया। पूरा थिएटर लोगों से खचाखच भरा पड़ा था। मूवी को मिले शानदार रिव्यू की वजह से लोगों के बीच मूवी को लेकर प्रेज और एक्सपेक्टेशन काफी हाई था। चूंकि शंभेश्वर फौज में रह चुके थे, इसलिए फिल्म में दिखाए जा रहे एक्शन सीन उन्हें काफी पसंद आ रहे थे। कुछ एक्शन सीन्स को देखकर तो उन्होंने जोरों से तालियां भी बजाई। फिल्म के खत्म होने के बाद लोगों का रिएक्शन भी फिल्म को लेकर काफी अच्छा था। मैं तो फिल्म को देखने वाले लोगों के ऑनलाइन आई कमेंट्स को पढ़ने के बाद इसे देखने के लिए आया था। मुझे तो मेरे दोस्तों ने रिकमेंड किया, इसलिए मैं इसे देखने चले आया। मुझे तो डर था कि कहीं लोग फिल्म की झूठी तारीफ तो नहीं कर रहे, इसलिए मैं इस बात के लिए भी तैयार था कि फिल्म घटिया भी हो सकती है। लेकिन सच कहता हूँ, मुझे तो फिल्म बहुत मजेदार लगी। खराब सीजीआई इफेक्ट के कारण बैटल ऑफ इंद्रावत तो मिस्टर साइको के सामने जरा भी नहीं टिकेगी। उनकी बातें सुन उर्मिला देवी ने खुशी से कृतिका का हाथ थामते हुए उससे कहा, तुमने इस मूवी में काम करने के लिए हाँ कहकर बहुत अच्छा किया कृतिका। फिल्म सच में काफी अच्छी बनी है। कृतिका को लेकर गर्व और प्यार से उनकी आंखें
थोड़ी थोड़ी भर आई। यंगस्टर्स को तो तुम्हारी ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये फिल्म इतनी अच्छी होगी। जैसे जैसे फिल्म को अच्छे रिव्यू मिल रहे थे, लोगों के मन में फिल्म को देखने की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। हर दिन के साथ लोग भारी संख्या में फिल्म को देखने के लिए आने लगे थे, जिससे कि फिल्म की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ रही थी। फिल्म को रेटिंग देने वाली पॉपुलर साइट्स ने तो मिस्टर साइको को 10 में से 8.9 की रेटिंग दी थी, जिससे कि ये क्लियर था कि फिल्म सच में बहुत अच्छी बनी है। दूसरी तरफ बैटल ऑफ इंद्रावत को 10 में से 6.8 की रेटिंग मिली थी, जो कि मिस्टर साइको से काफी कम थी। अगली सुबह कृतिका तलपेश के ऑफिस आ गई। सरप्राइजिंगली उसका पूरा स्टाफ भी उस दिन वहाँ मौजूद था। कृतिका, तुम अचानक से यहाँ? तलपेश ने सरप्राइज होते हुए उससे सवाल किया। कृतिका ने हल्की शर्माहट के साथ खुद के वहाँ आने के कारण को एक्सप्लेन किया। मैं हमारी फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर क्यूरियस थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ आकर ही फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में पता कर लूं। अब तक तो फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आ गई होगी ना? नहीं, अभी नहीं। हम भी बॉक्स ऑफिस रिजल्ट का ही वेट कर रहे हैं, तलपेश ने हल्का परेशान होते हुए कहा। देखा जाए तो परेशान सिर्फ तलपेश नहीं था। एक्चुअल में उसके साथ साथ उसका पूरा स्टाफ भी फिल्म के कलेक्शन को लेकर परेशान था। इस दौरान डायरेक्टर मिलन भी अपने स्टूडियो में उसकी फिल्म और तलपेश की फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के आने का वेट कर रहा था। मिलन सर, बैटल ऑफ इंद्रावत की पहले 2 दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट आ गई है। मिलन की असिस्टेंट दिया ने तेजी से उसके ऑफिस में आते हुए कहा। जल्दी बताओ, हमारी फिल्म का कलेक्शन कितना रहा? मिलन भी इस बार अपनी फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर काफी परेशान था। उसका परेशान होना लाजमी भी था। आखिर मिस्टर साइको को मिले रिव्यू उसकी फिल्म से अच्छे जो थे। इसके अलावा फिल्म के रिलीज होने के बाद से फिल्म को देखने वाला हर शख्स फिल्म की तारीफ करने में कोई कमी नहीं कर रहा था। इस वजह से मिलन की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। इस वक्त उसका एटीट्यूड दोनों फिल्मों के रिलीज होने से पहले की तरह घमंडी नहीं था। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि कोई डेब्यूटेंट डायरेक्टर उसके फिल्म को इतनी कड़ी टक्कर देगा। ये तो तय था कि बैटल ऑफ इंद्रावत कमाई के मामले में मिस्टर साइको को आसानी से पीछे छोड़ देगी। लेकिन किस्मत से अगर दोनों फिल्मों की बॉक्स ऑफिस अर्निंग में ज्यादा बड़ा अंतर नहीं रहा, तो ये भी मिलन के लिए शर्म से डूब मरने वाली बात होगी। बोलो भी, मिलन चिल्लाया। फाइनली दिया ने जवाब दिया। हमारी फिल्म के पहले 2 दिन का कलेक्शन 62 करोड़ है। ये सुनते ही मिलन ने राहत भरी लंबी सांस ली। नॉट बैड, नॉट बैड। जिस कलेक्शन की हम उम्मीद कर रहे थे, ये उससे मात्र 3 करोड़ पीछे ही है। फिल्म की रिलीज होने से पहले उसने और उसकी टीम ने अंदाजा लगाया था कि बैटल ऑफ इंद्रावत का कलेक्शन 60 to 65 करोड़ के आसपास होगा। दिया भी फिल्म के कलेक्शन से एक्साइटेड थी। उसने चहकते हुए आगे कहा, मिलन सर, हमारी फिल्म के पहले 2 दिन के कलेक्शन ने डायरेक्टर दिवाकर की फिल्म फाइट क्वीन के 2 दिन के कलेक्शन को काफी पीछे छोड़ दिया है। इस बात पर ध्यान जाते ही मिलन की रही सही टेंशन भी दूर हो गई, मानो उसके कंधे से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसने खुश होते हुए कहा, यानी हमारी फिल्म ने एक बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। फाइट क्वीन फिल्म के पहले 2 दिनों का कलेक्शन 30 करोड़ के आसपास था, जिसे बैटल ऑफ इंद्रावत ने दुगने मार्जिन से पीछे छोड़ दिया था। अब कौन ही कह सकता है कि बैटल ऑफ इंद्रावत एक अच्छी मूवी नहीं है।